मैं नहीं हूं जमाने में तुमसे बेहतर, मैं नहीं हूं जमाने में तुमसे बेहतर, लेकिन जिस दिन तुम मुझसे मिलोगे या तो मुझको भूल जाओगे या तो खुद को ही भूल जाओगे। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास का गोधुली भाग 2 का 5वां चैप्टर जिसका नाम है नागरिक लिपि, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो छोटी सी होगी, यह वीडियो थोड़ा जटिल है, लेकिन जो जो एग्जाम में आता है केवल उसी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह है आपका 5वां चैप्टर जिसका नाम है नागरिक लिपि। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नागरिक लिपि कौन सा विधा है? आंसर करना है निबंध। आपसे पूछा जाएगा नागरिक लिपि का लेखक कौन है? तो आंसर करना है गुणाकर मूले। या पूछा जाएगा गुणाकर मूले द्वारा लिखित पाठ कौन सा है? तो आंसर करना है नागरिक लिपि। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा लेखक से संबंधित, जैसे पूछा जाएगा कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो आंसर करना है 1935 ईस्वी में। पूछा जाएगा गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंसर करना है महाराष्ट्र। आपसे पूछा जाएगा कि गुणाकर मूले का जन्म किस जिला में हुआ था? तो आंसर करना है अमरावती। अमरावती। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब आपसे पूछा जाएगा इनके निधन के बारे में कि गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? तो आंसर करना है 2009 ईस्वी में। ये तो रहा अब इनसे रचना से संबंधित, यानी ये कौन कौन सा पुस्तक लिखे हैं, कौन कौन सा कृतियां लिखे हैं, इससे सवाल आता है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अक्षरों की कहानी के रचनाकार कौन है? तो आंसर करना है गुणाकर मूले। या आपसे पूछा जाएगा सौर मंडल, क्या चीज? सौर मंडल का रचनाकार कौन है? तो गुणाकर मूले। ऐसे ही पूछा जाएगा सूर्य के रचनाकार कौन है? तो आंसर करना है गुणाकर मूले। आपसे पूछा जाएगा नक्षत्र लोक का लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय लिपियों की कहानी का लेखक कौन है? तो आंसर करेंगे गुणाकर मूले। ऐसे याद रखना है। देखिए ना, नागरिक लिपि अगर याद है ना, तो देखिए लिपि जिसमें आएगा, लिपि का मतलब होता है अक्षर, अक्षर लिपि जिसमें आएगा आंसर करिए गुणाकर मूले। जैसे अक्षरों की कहानी अक्षर आया है। अच्छा देखिए ना, ये तीनों एक ही सा है, सौर मंडल सूर्य नक्षत्र, ये सब कहाँ ऊपर ही पाया जाता है, ऊपर। तो सौर मंडल हो चाहे सूर्य हो चाहे नक्षत्र लोक हो, इन सभी का लेखक कौन है? आपका गुणाकर मूले। सेम ऐसे ही भारतीय लिपियों की कहानी, लिपि है ना, तो लिपियों की कहानी गुणाकर मूले। अब आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाएगा कि नागरिक लिपि जो पाठ है वो कहां से लिया गया है? तो आंसर क्या करेंगे? भारतीय लिपियों की कहानी से। ये जो भारतीय लिपियों है ना, देखिए ये वाला भारतीय लिपियों की कहानी है, यहीं से लिया गया है नागरिक लिपि पाठ, और इसका लेखक कौन है? गुणाकर मूले। अब आपसे पूछा जाएगा, ऐसे कहा जाता है कि यह जो है गुणाकर मूले 25 वर्षों में, कितने वर्षों में? 25 वर्षों में 2500 से अधिक क्या किए? तो लेख लिखे, और 30 से अधिक इनकी पुस्तकें क्या हुई? प्रकाशित हुई। अब आपको बता दें, चूंकि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो ये जन्म से कौन सा भाषा बोलते थे? तो मराठी भाषा बोलते थे। कौन सा? मराठी। और ये गांव से ही अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती शिक्षा जो है ये गांव ही से लिए थे। अब ये था लेखक परिचय। अब चला जाए चैप्टर के अंदर, नागरिक लिपि पाठ में है क्या? तो देखिए, जैसे कि आपसे अगर हम पूछे कि बोर्ड पे जो लिखे हैं ये कौन सा भाषा है, तो आप जरूर कहेंगे कि हिंदी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी तो एक भाषा है, लैंग्वेज है। हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, भोजपुरी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। तो ये तो भाषा है, लेकिन किस लिपि में लिखा जाता है? लिपि की बात हो रही है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है। अगर ये हिंदी में लिखे हैं तो ये किस लिपि में लिखा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा, अगर पूछा जाए कि ये किस भाषा में लिखा गया है तो आप आंसर करेंगे हिंदी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये जो लिखा गया है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो देखिए याद रखिएगा कौन सा भाषा में? देवनागरी लिपि में। तो हिंदी जो भाषा है किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। आप इतना जानिए, इसको केवल नागरी लिपि कहिए या देवनागरी लिपि कहिए। यानी
देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। लेकिन क्या केवल हिंदी ही भाषा है जिसको देवनागरी भाषा में लिखा जाता है? आंसर इज नॉट, यानी नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी भाषा आपका हो गया, कौन? हिंदी भाषा जो हो गया इसको लिखा जाता है देवनागरी लिपि में या फिर नागरी लिपि में। देवनागरी कहे चाहे नागरी लिपि कहे, बात एक ही है। तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। सेम ऐसे ही भोजपुरी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। सेम ऐसे ही नेपाली भाषा, नेपाल में बोला जाता है, तो पूछा जाएगा नेपाली भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। सेम ऐसे ही नेवारी भाषा भी बोला जाता है, तो नेवारी भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। सेम ऐसे ही ये देखिए मराठी, मैथिली, मगही, तीनों म से है। मराठी, मैथिली, मगही, ये तीनों जो भाषा है किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। सेम ऐसे ही संस्कृत भाषा आप पढ़े होंगे, तो संस्कृत भाषा का अगर पूछा जाए कि किस लिपि में लिखा जाता है संस्कृत भाषा, तो देवनागरी लिपि में। यहां से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। कभी पूछेगा कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है, या पूछेगा मैथिली भाषा का लिपि क्या है, या फिर ऐसे पूछेगा हिंदी, नेपाली, नेवारी भाषा का लिपि क्या है, यानी 2-3 को मिलाकर के पूछेगा लिपि क्या है। तो इन सभी का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। याद रखना है क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत बार क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है और पूछा भी जाता है। अब अंदर चला जाए, अब आपसे पूछा जाएगा, यहाँ देखिए लिखे है बांग्ला जो लिपि है ना, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। आपसे ऐसे पूछेगा बांग्ला लिपि किसकी बहन है? तो प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। क्वेश्चंस को पूछा जाता है बांग्ला लिपि किसकी बहन है? तो प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। अब ऐसे पूछा जाएगा, ये देखिए ये जो लिपि है ना, लिपि के बारे में बतलाया जा रहा है, तो ये जो देवनागरी लिपि है ना, इसका इतिहास रहा है। ये लेखक बताते हैं कि पहले ना बहुत सारे राजा हुए जो अपना ना जो भी लिखवाना होता था वो देवनागरी लिपि का यूज करते थे। और इसका प्रमाण देखिए 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सभी शताब्दियों में बतलाए हैं लेखक कि ना इसका प्रमाण मिलता है किसी ना किसी बुक में या किसी ना लेख में जरूर मिलता है। जैसे कहा जाता है कि अकबर जो थे वो जब सिक्का छपवाए थे, क्या सिक्का छपवाए थे? सिक्का। एक ऐसा सिक्का छपवाए थे जिस पर राम और सीता का क्या था? तो चेहरा था, चित्र था, और उस पे लिखा था राम सिंह। उस सिक्के पे क्या लिखा था? राम सिंह। तो आपसे पूछा जाएगा अकबर के सिक्के पे राम सिंह जो लिखा था वो किस लिपि में लिखा गया था? तो लिपि पूछेगा तो आंसर क्या करना है? देवनागरी लिपि। क्या कर रहा है आंसर? देवनागरी लिपि। अब आगे देखा जाए, ऐसे ही आपसे ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन, ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से प्राप्त होता है? तो कहां से होता है? दक्षिण भारत से। याद रखिएगा नागरी लिपि का जो प्रारंभिक लेख है ना वो हमें दक्षिण भारत से प्राप्त होता है। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव में आता है कि राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? तो आंसर करेंगे मान्यखेट का। क्या चीज? मान्य, ये माँ अधुना अयब, मान्यखेट। राष्ट्रकूट का राजधानी जो भी पूछेगा तो मान्यखेट मार करके आंसर आना है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी ना उसको किस नाम से जाना जाता था, या दक्षिण भारत की नागरी लिपि है उसका अन्य नाम क्या था? तो क्या था? यहाँ देखिए लिखे है नंदी नागरी, यानी जो दक्षिण भारत की क्या थी? नागरी लिपि थी, उसको नंदी नागरी कहा जाता था। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि थी कौन थी? नागरी लिपि थी। तो नागरी लेख, ये जो नागरी लिपि में ना लेख कब प्राप्त होते हैं, यानी किस शताब्दी में लेख प्राप्त हुए? ऐसे पूछेगा दक्षिण भारत की नागरी लिपि में लेख जो मिले वो किस सदी में मिले? तो किस सदी में आंसर करना है? 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में मिले। यानी दक्षिण भारत की जो ना नागरी लिपि में जो लेख मिले वो किस सदी में मिले? तो 8वीं सदी में। सेम ऐसे ही यहाँ देखिए उत्तर भारत की नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? देवनागरी। देखिए दक्षिण भारत रहेगा तो नंदी नागरी और उत्तर भारत रहेगा तो देवनागरी।
यानी दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी और उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब प्राप्त होते हैं, तो 9वीं शताब्दी में। यहाँ देखिए दक्षिण रहेगा तो 8वीं शताब्दी और नंदी नागरी, और उत्तर भारत रहेगा तो 9वीं शताब्दी देवनागरी, याद कर लेना है। अब आपसे 2 नंबरिया क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाता है, नागरी लिपि एक या 2 नंबरिया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नागरी लिपि एक सर्वदैशिक लिपि कब थी, ऐसे पूछता है, या नागरी लिपि कब एक सर्वदैशिक लिपि थी। तो आंसर करना है कि नागरी लिपि एक सर्वदैशिक लिपि 8वीं से 11वीं शताब्दी में थी। यानी कहा जाता है कि जो नागरी लिपि है ना 8वीं से 11वीं शताब्दी में, सर्वदैशिक का मतलब होता है सभी देशों में क्या हो चुकी थी, फैल चुकी थी, इसीलिए इसको ना सर्वदैशिक लिपि कहा गया। तो कब ये फैली थी सभी देशों में, 8वीं से 11वीं सदी जो है उसमें देवनागरी लिपि कहे चाहे नागरी लिपि पूरा देश में फैली हुई थी। अब आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है, गणित सार संग्रह, ये पुस्तक का नाम है, गणित सार संग्रह पुस्तक का रचनाकार कौन है। तो आंसर करना है महावीराचार्य। क्या चीज, महावीराचार्य। अब ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये देखिए बेतमा पड़ता कहाँ है, इंदौर के पास। तो पूछा जाएगा बेतमा दान पत्र कब प्राप्त हुआ, तो कब हुआ, 2020 में। कहा जाता है ना कि 2020 में बेतमा दान पत्र हमें मिला। कहाँ मिला, तो इंदौर के समीप मिला। अब ऐसे ही पूछा जाता है कि ना, इसको पूछा जाएगा कर्नाटक का श्रवण बेलगोल। देखिए कर्नाटक का श्रवण बेलगोल स्थान जो है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्नाटक का श्रवण बेलगोल किस धर्म के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आंसर करना है जैन धर्म के लिए। या आपसे कहा जाएगा कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर करना है श्रवण बेलगोल। या आपसे पूछा जाएगा श्रवण बेलगोल जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। कई बार पूछा भी गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, इसको याद रखिएगा, 2 नंबर में इसको पूछा जाता है। कैसे, इस तरीके से पूछा जाता है ना कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो आंसर ऐसे करना है। देखिए उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार बाहर से आए थे। कहा जाता है ना कि गुर्जर जो प्रतिहार जो थे वो ना विदेश से आए थे। कहाँ आए थे, उत्तरी भारत में आए थे। यही ना सबसे पहले नागरी, ये जो देवनागरी लिपि है ना, इसका इस्तेमाल किए थे। तो आपसे पूछा जाएगा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उत्तरी भारत में कौन इस्तेमाल किए थे, यूज किए थे, तो गुर्जर प्रतिहार। ये कहां से आए थे, तो बाहर से आए थे। यही क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। तो यह वीडियो बहुत छोटा सा बनाए थे, ये इतना लेंदी वीडियो है कि अगर आप इसको ना चैप्टर से पढ़िएगा तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ाता है, लेकिन अगर आप इतना रट करके चला जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपसे क्वेश्चन हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरीके से हिंदी पढ़ने के लिए और जितना भी हिंदी का क्लास है और संस्कृत का क्लास है, सब क्लास को देखने के लिए यहाँ पे प्ले लिस्ट है। इस प्ले लिस्ट के एक एक वीडियो को देखिए, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और उनके पास शेयर करना ना भूले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा ले। इस चैनल पे पूरा 10th क्लास का तैयारी किया जाता है, और हमसे जुड़े रहे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हर एक जगह। फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले।